हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं मुकेश गौड़, फैकल्टी ऑफ मोशन एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड, आज आपके लिए लेके आया हूं एनटीएससी स्टेज 2 के क्रैश कोर्स का वो टॉपिक जिसको हम फ्लूइड्स के नाम से जानते हैं। और इस टॉपिक में से बच्चों एक या दो क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है ये जब इसमें रिलेटिव डेंसिटी और बायंसी फोर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो आज हमारा पूरी प्रैक्टिस का जो फोकस रहेगा वो इन्हीं दो टॉपिक्स को अच्छे से हम लोग स्ट्रॉन्ग इसमें कर देंगे, ताकि जहां पर ज़्यादा आपके क्वेश्चंस पूछे जाने के चांसेस होते हैं हम वहीं पे स्ट्राइक करके और उसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे। तो शुरुआत में सबसे पहले थोड़ा सा एक क्विक ओवरव्यू आपके सामने होगा, पूरा इंट्रोडक्शन होगा चैप्टर का, जहां पर भी इंपॉर्टेंट बातें जो आपके स्टेज 2 से रिलेटेड होंगी उसको हम इसमें डील करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपके सामने उन टॉपिक्स को रख रहा हूं जिससे ये पूरा ही लेक्चर बनेगा या फिर जिससे ये पूरा चैप्टर तैयार होता है। सबसे पहले एक इंट्रोडक्शन की बात होगी, हम प्रेशर को समझेंगे कि प्रेशर क्या है, किस तरीके से फोर्स से वो रिलेटेड है और प्रेशर की क्या एप्लीकेशंस है। तो इसमें मैं आपको बता दूं कि प्रेशर को हम लोग थ्रस्ट अपॉन एरिया के नेम से जानते हैं। अब एक छोटा सा एग्जांपल आप सबके सामने मैं रख रहा हूं, जिस एक्टिविटी से आप ये समझेंगे कि प्रेशर का एग्जिस्टेंस कैसे आया। अगर मैं अपने इस गाल पे इस तरीके से प्रेशर लगाता हूं, इस तरीके से फोर्स अप्लाई करता हूं, तो मुझे यहाँ पर काफ़ी कम पेन हो रहा है। लेकिन अगर मैं इस फिंगर को इस तरीके से उतने ही अमाउंट का फोर्स अगर यहाँ पर मैं एग्जर्ट करूँ तो मेरा जो पेन है वो इंक्रीज हो जा रहा है। तो वाई दिस पेन इज इंक्रीजिंग? इट इज़ इंक्रीजिंग बिकॉज मैंने यहाँ का जो एरिया है उसको कम कर दिया। एरिया कम करने की वजह से फोर्स का इम्पैक्ट राइज हो गया। तो इसलिए प्रेशर यहाँ पर किस पर डिपेंड कर रहा है? केवल फोर्स पर डिपेंड नहीं कर रहा है, यहाँ एरिया की भी बात है। अगर आप एरिया कम कर देते हो तो प्रेशर राइज हो जाता है, अगर एरिया आप ज्यादा कर देते हो तो प्रेशर वहां पर कम हो जाता है। जैसे और इंक्रीज कर दिया, और ज्यादा इंक्रीज करूंगा तो ऑटोमेटिकली मेरे फोर्स का इंपैक्ट भी कम हो जाता है। तो इस तरीके से प्रेशर यहां डिफाइन होता है। नेक्स्ट आ रहा है यहां पर प्रेशर इन फ्लूइड्स। अब प्रेशर इन फ्लूइड्स मतलब यहां हम डील करेंगे किस पर? फ्लूइड्स के अंदर लगने वाले प्रेशर पर। फ्लूइड्स क्या होते हैं? वो सारे मटेरियल्स जो कि फ्लो हो सके, जैसे कि गैसेस या लिक्विड। तो उन फ्लूइड्स की यहां पर बात की जा रही है। अब उसमें प्रेशर को लेकर हमें क्या कंसीडरेशन लेके चल रहे हैं पहले वो बता देता हूं, क्योंकि हम यहां पर किस टाइप के फ्लूइड्स की बात करेंगे वो भी तो एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो यहां पर हम बेसिकली जिन फ्लूइड्स की बात कर रहे हैं वो फ्लूइड्स हैं, सबसे पहले उसकी कंसीडरेशन है कि वो फ्लूइड्स हमारे इनकंप्रेसिबल होने चाहिए। सबसे पहला क्या बताया मैंने आपको? इनकंप्रेसिबल, मतलब उनको कंप्रेस नहीं किया जा सके, इस बात का ध्यान रखिएगा आप। सेकेंड थिंग जो यहां पर इंपॉर्टेंट है वो ये है कि हमारे वो फ्लूइड्स किसी कंटेनर में फिल्ड होने चाहिए, स्टैटिक होने चाहिए। तो फ्लूइड्स कैसे हैं यहां पर? स्टैटिक। फ्लो होने वाले की बात हम यहां नहीं कर रहे हैं, तो स्टैटिक होने चाहिए। तीसरा होना चाहिए नॉन विस्कस। अब नॉन विस्कस क्या हो गया बच्चों? नॉन विस्कस मतलब ऐसा फ्लूइड जो कि रेजिस्टेंस ना करे भाई फ्लो होने में। हनी की बात नहीं हो रही यहां पर। हनी को अगर हम किसी फ्लोर पर डालते हैं तो हनी थोड़ी देर बाद में रुक जाता है, ऐसा नहीं। ऐसा फ्लूइड वाटर समझ लीजिए, या ऐसा फ्लूइड जिसको जैसे ही डाला वो वैसे ही फुल स्पीड में फ्लो कर गया, उस पर कोई रेजिस्टेंस नहीं लगा। तो ऐसे कंसिडरेशन के साथ में हम फ्लूइड्स की बात करेंगे। अब प्रेशर को लेकर जैसे जैसे डेप्थ में जाते हैं वैसे वैसे प्रेशर राइज होता जाता है। सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर सेम प्रेशर होता है। इस चीज को हम समझें यहाँ पे, क्योंकि हम पहले तो किसी कंटेनर को लेंगे और उस कंटेनर के अंदर हम हमारे फ्लूइड को फिल करेंगे। कंटेनर हमने लिया, कंटेनर लेने के बाद में हमने उसमें फ्लूइड को क्या किया? फिल कर दिया। तो फ्लूइड हमने इसमें फिल कर दिया भाई बच्चों, ये मेरा इसके अंदर फ्लूइड है, कंटेनर के अंदर ही लेना है, इस बात को समझे। दूसरी बात, यहां पर अगर मैं उन पॉइंट्स की बात कर रहा हूं जिन पॉइंट्स पर प्रेशर जैसे कि नीचे जाएंगे तो प्रेशर राइज होता जाएगा। आगे मैं अच्छे से इस चीज को समझाऊंगा आपको। और सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर सेम प्रेशर होता है, इस बात का हम ध्यान रखें। लिक्विड हमारा जो होगा किसी पर्टिकुलर डेंसिटी का होगा, वो भी हम इस चैप्टर में डील करेंगे। नेक्स्ट आता है वेरी इंपॉर्टेंट बायंसी फोर्स। भाई हम सब जानते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को जब हम वाटर में सबमर्ज करते हैं तो भाई उस पर एक अपवर्ड फोर्स लगता है, ये हमने सबने फील किया है। हम भी वाटर में जाते हैं तो वेटलेसनेस फ्री
फील करते हैं। वेटलेसनेस क्यों हुआ? क्योंकि हम पर एक अपवर्ड फोर्स लगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं? अपथ्रस्ट के नेम से भी जानते हैं या फिर बायंसी फोर्स के नेम से भी जानते हैं। नेक्स्ट, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। भाई कैलकुलेट कैसे करेंगे इस बायंसी फोर्स को? तो उसके लिए आता है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। हम सब जानते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या होता है। किसी ऑब्जेक्ट को जब पार्शियली या फुली सबमर्ज किया जाता है किसी कंटेनर में, तो उसके ऊपर अपथ्रस्ट लगता है। वो कैसे कैलकुलेट होगा? जब हम उसमें डालते हैं तो अपना वॉल्यूम के बराबर वो वहां फ्लूइड को डिस्प्लेस करता है, और डिस्प्लेस फ्लूइड का जो वेट होता है दैट इज इक्वल टू द बायंसी फोर्स। दिस इज आर्किमिडीज प्रिंसिपल। इसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं। उसके बाद में रिलेटिव डेंसिटी यहां समझेंगे, यहां से लॉस ऑफ फ्लोटेशन को समझेंगे। इन सारी ही बातों को हम लोग इस पूरे चैप्टर के अंदर डील करेंगे विद न्यूमेरिकल्स। प्रॉब्लम्स को जैसे जैसे डील करते जाएंगे, न्यूमेरिकल्स हमारे सामने आते जाएंगे, उससे नए नए कंसेप्ट सीखते जाएंगे बच्चों। यहां मैं बात कर रहा था इस टॉपिक की, तो इसको समझिए आप। यहां जो बात हो रही है बच्चों, वो ये हो रही है कि प्रेशर जैसे जैसे हम डेप्थ पे जाते जाते हैं वैसे वैसे राइज होता जाता है। मतलब इस पॉइंट पर प्रेशर का वैल्यू लेट सपोज P2 है, और इस पॉइंट पर प्रेशर का वैल्यू अगर P1 है, तो वी कैन से दैट प्रेशर एट P2 इज ग्रेटर देन P1, बिकॉज वो क्या है, किसी डेप्थ पर है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है उसके पीछे भी मैं आपको समझा देता हूँ रीजन। अच्छा, इस पॉइंट पे अगर आप गए, खुद को समझिए एक बार, आपके ऊपर जो जितना भी वाटर कॉलम है बच्चों, ये ज़्यादा होगा कि नहीं होगा? आपका एरिया तो वही है। अब अगर आप यहाँ होंगे तो आपके ऊपर वाटर कॉलम इतना होगा, कम होगा। हम हमारे ऊपर देख रहे हैं कम होगा, यहाँ पर ज़्यादा होगा, तो उसका जो फोर्स है जो हम पे अप्लाई हो रहा है वो भी तो ज़्यादा होगा। तो यहाँ से भी हम समझ सकते हैं कि जैसे जैसे डेप्थ पे जाते जाते हैं वैसे वैसे प्रेशर का वैल्यू क्या होता जाता है, राइज होता जाता है, इंक्रीज होता जाता है। ठीक है ना? और अगर आपको प्रेशर इन लिक्विड को कैलकुलेट करना है तो वो भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? हम अगर इसके क्रॉस सेक्शनल एरिया को, ये जो मैंने आपके सामने एक स्ट्रक्चर बताया है, एक ऑब्जेक्ट बताया है, लेट सपोज इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है A। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में हम लोग जानते हैं प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया या थ्रस्ट अपॉन एरिया। ठीक है, तो नीचे वाला प्रेशर P2 है। ठीक है, तो फोर्स ऑब्वियस सी बात है, यहां पर इस ऑब्जेक्ट पर कुछ फोर्स लग रहा होगा, ऊपर भी, ऊपर की सरफेस पर भी कुछ फोर्स अप्लाई हो रहा होगा। लेट सपोज यहां पर कुछ फोर्स अप्लाई हो रहा है, लेट सपोज दैट फोर्स इज F2, और यहां जो फोर्स अप्लाई हो रहा होगा दैट फोर्स इज F1। तो ये जो फोर्स है ये कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं? प्रेशर, इस पॉइंट पर जो भी प्रेशर है इनटू क्रॉस सेक्शनल एरिया, इस पॉइंट पर जो भी प्रेशर है इनटू क्रॉस सेक्शनल एरिया। काम की बात यह है कि लिक्विड में जब कोई ऑब्जेक्ट जाता है तो उसको सब तरफ से, सारी ही डायरेक्शन के अंदर फोर्स लगता है। प्रेशर क्या करता है? उसको कंप्रेस करने की कोशिश करता है। इक्वली सब डायरेक्शन के अंदर फोर्स लगता है, सारी ही डायरेक्शन, कोई भी डायरेक्शन ऐसी नहीं होती जहां पर फोर्स ना लगे। लेकिन डेप्थ में जाइए तो उस सिचुएशन में प्रेशर इंक्रीज होगा। और इंपॉर्टेंट बात, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर प्रेशर का वैल्यू सेम होता है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर भी अगर कोई और पॉइंट होगा तो इस पर अगर प्रेशर P3 है तो सेम हॉरिजॉन्टल पॉइंट पे मैं ये बोल सकता हूँ कि P3 इज इक्वल टू P1 होगा। क्या क्लियर है? यहाँ तक समझ में आई सारी बात? ठीक है, तो प्रेशर अगर आपको कैलकुलेट करना है किसी भी डेप्थ पर तो उसका फॉर्मूला तो भाई हमने पढ़ा है, P इज इक्वल टू होता है रो GH। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है भाई, किसी भी पॉइंट पर यहाँ निकालना है, कहीं भी निकालना है। वेयर रो इज द डेंसिटी, रो क्या होती है? इट इज द डेंसिटी ऑफ दिस फ्लूइड, है ना। जी क्या होता है भाई? जी होता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। एच क्या होता है? हाइट ऑफ वाटर कॉलम अबव यू, या उस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो भी वाटर कॉलम है उसकी हाइट एच है। निकला कैसे? निकाल सकते हैं भाई, यहाँ पर जो प्रेशर का डिफरेंस है, अगर मैं इसको क्रॉस सेक्शनल एरिया के इक्वल कर दूं तो दैट विल बी इक्वल्स टू द मास इनटू जी, वेट ऑफ दैट वाटर कॉलम। लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता? आराम से लिख सकते हैं, कोई इसमें परेशानी नहीं है, आराम से लिखा जा सकता है। सेकेंड थिंग, अब ये मास अगर मुझे इसको कैलकुलेट करना है लिक्विड का, तो डेंसिटी इनटू वॉल्यूम इनटू जी लिख सकता हूं मैं, क्योंकि डेंसिटी के बारे में हमने ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में पढ़ा था कि डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम पढ़ा था। तो वहां से मैं इसको आराम से यहाँ पर पुट कर सकता हूँ। सेकेंड थिंग भाई, वॉल्यूम क्या होता है? एरिया इंटू लेंथ, ये पढ़ा है ना हमने, एरिया इंटू लेंथ पढ़ा हुआ है, तो यहाँ से उसको भी पुट कर सकते हैं।
तो एरिया इनटू हाइट, भाई ऊपर का जो भी इस पॉइंट पे निकाल रहे हैं तो ऊपर की हाइट की बात होगी, तो दैट विल बी h। तो रो इंटू ए इंटू एच हो जाएगा, और यहां पर मेरा ये g तो है ही, ये डिफरेंस P2 माइनस P1 इंटू ए से ए कटा, क्या आ गया भाई, प्रेशर डिफरेंस P2 माइनस P1 इज इक्वल टू रो जी एच आ गया ना। P2 माइनस P1 क्या आ गया, रो जी एच आ गया। और अगर मैं किसी पॉइंट पर भी अगर आपको प्रेशर कैलकुलेट करना है तो दैट विल बी P1 प्लस रो जी एच। ये एब्सोल्यूट वैल्यू आपके सामने आ गई भाई किसी पॉइंट पर। यहीं से आपका पास्कल प्रिंसिपल भी है भाई, किसी पॉइंट पर प्रेशर इंक्रीज करोगे तो सारे ही पॉइंट पर क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ से भी हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। वैसे लिक्विड का प्रेशर जैसे कि मैंने अभी आपको बताया किसी भी पॉइंट पर निकालना है, रो जी एच होगा। अगर आपको एब्सोल्यूट निकालना, मान लीजिए ऊपर से एटमॉस्फेयर भी कोई प्रेशर लगा रहा है, तो दैट इज इक्वल टू पी ए। तो यहां पर किसी भी पॉइंट पर प्रेशर विल बी इक्वल टू जो एटमॉस्फेयर ने अप्लाई कर रहा होगा पी ए प्लस रो जी एच। हम उससे भी उस प्रेशर को कैलकुलेट कर सकते हैं, तो ये भी उसका फॉर्मूला होता है। चलिए मूव करते हैं आगे और देखते हैं नेक्स्ट चीज को, नेक्स्ट थिंग को। वो क्या है, बायोंसी फोर्स एंड आर्किमिडीज प्रिंसिपल। मैंने आपके सामने ये डायग्राम बनाया हुआ है। मैं ये चाहता हूं कि 2 मिनट आप इस डायग्राम को देखिए। इसमें हमने एक कंटेनर के अंदर कुछ लिक्विड डाला हुआ है, उसी में एक ऑब्जेक्ट को दिखाया है। ये ऑब्जेक्ट भी जो मैंने यहाँ पर दिखाया है, ये भी उसी डेंसिटी का है जिस डेंसिटी का इसके अंदर लिक्विड भरा हुआ है। अब इस लिक्विड के अंदर जो ये ऑब्जेक्ट है, ये एक तरह से इमेजिनरी ऑब्जेक्ट आप मान लीजिए। इस पर जो भी फोर्सेस मैंने शो किए उसको एक बार इसमें ध्यान से देखिए कि क्या क्या फोर्सेस कहाँ कहाँ लग रहे हैं और उसकी वजह से क्या क्या प्रेशर बना है, क्या क्या प्रेशर उसमें क्रिएट हुआ है। तो देखा आपने क्या क्या चीजें यहाँ दी हुई हैं। जरा इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से देखिए बच्चों। यहां पर जो ये वाली सरफेस है, दिस वन, इस पर फोर्स ऊपर से नीचे अप्लाई होगा, ठीक है, परपेंडिकुलर फोर्स लगता है, ठीक है। क्रॉस सेक्शनल एरिया इसका भी कितना है, ए है। ऊपर से फोर्स इस पर लग रहा है F1 और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर मैं इस फोर्स को कैलकुलेट करूं तो कर सकता हूं, अगर मुझे इस पॉइंट पर प्रेशर पता हो तो। इस पॉइंट पर प्रेशर लेट सपोज P1 है, तो प्रेशर और फोर्स के बीच में रिलेशनशिप क्या हो गई, F1 इज इक्वल टू P1 इंटू ए। ये रिलेशनशिप आ गई। उसके बाद अब इस प्रेशर का वैल्यू तो अभी मैंने निकाला था, रो जी एच निकाला था, नहीं निकाला था, मैं उसको पुट कर सकता हूं। अच्छा, इससे ऊपर का वाटर कॉलम यहां पर दिया हुआ है H1, तो वो मैंने यहां पुट कर दिया। तो H1 रो इंटू जी इंटू ए। क्यों, मैंने क्या किया, मैंने P1 की जगह रख दिया रो जी और H1, ये पुट किया है मैंने, यहां किया है रो जी H1 और ये ए। क्या मेरा फोर्स कैलकुलेट हो गया, हो गया। अब जरा नीचे वाले पॉइंट पे देखते हैं। नीचे वाले पॉइंट पर भी फोर्स परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लग रहा है F2, लेकिन वो नीचे से लगा। मैंने कहा था ना सब तरफ से उसको कंप्रेस करने की कोशिश की जाती है, तो इस पर ये फोर्स लगा F2। F2 का मतलब प्रेशर इंटू एरिया, तो F2 इज इक्वल टू P2 इंटू ए, तभी कैलकुलेट होगा। ये हो गया। अब प्रेशर P2 भाई रो जी H2 ही होगा, क्योंकि यहां से ऊपर का जो ये पूरा कॉलम है इसकी हाइट कितनी है, H2 है, अपने ऊपर देखा जाएगा, इसमें वाटर कॉलम हमारे ऊपर देखा जाएगा। तो ये आ गया H2। ये देखो, अब H2 हमने पुट कर दिया रो जी, तो ये हमारा प्रेशर हमने P2 यहां रख दिया इंटू ए, तो ये हमारा F2 बन गया। अब देखो यार, किसी ऑब्जेक्ट पर सिंपल है, मतलब देखो F1 ऐसे लग रहा है, F2 ऐसे लग रहा है, और F2 में बाकी सब चीजें तो सेम है, लेकिन H2 और H1 का डिफरेंस देखो भाई। रोजी है तो इसमें भी है, रोजी है तो इसमें भी है, लेकिन H1 और H2 में से बड़ा कौन है भाई, H2 बड़ा है, H2 का वैल्यू बड़ा है, तो F2 ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा इन कंपैरिजन टू F1। तो नेट फोर्स विल बी F2 माइनस F1 होगा, और उसका डायरेक्शन क्या होगा भाई, ऊपर की तरफ। नेट फोर्स होगा F2 माइनस F1 और उसकी डायरेक्शन क्या होगी, ऊपर की तरफ, इसकी नेट डायरेक्शन होगी। सो दिस F2 माइनस F1, ये मैंने लिख रहा हुआ यहां पे, F2 माइनस F1 इज इक्वल टू FB, दैट इज नोन एज बायोंसी फोर्स, ठीक है, दैट इज नोन एज बायोंसी फोर्स। तो ये जो फोर्स है FB,
जिसको मैंने F2 माइनस F1 बोला, ये बायंसी फोर्स होता है, इसको हम बायंसी फोर्स कहते हैं। ये नेट अपवर्ड फोर्स है, तो यहां हम लिखेंगे बायंसी फोर्स इज द नेट अपवर्ड फोर्स। भाई इस प्रिंसिपल को बहुत ज्यादा यूज किया जाता है कि नेट अपवर्ड फोर्स है ये। कई बार इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कि नेट अपवर्ड फोर्स ये है या नहीं है। तो वो न्यूमेरिकल्स अगर आपको ये कंसेप्ट पता होगा ना, तो आप आराम से निकाल सकते हैं। अब ये नेट जो हमारा अपवर्ड फोर्स है, इसी को तो mg को बैलेंस करना है। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है, किसी लिक्विड में इक्विलिब्रियम पे है, इसका मतलब जो उसका वेट होगा जो नीचे की तरफ लग रहा होगा, वो इस नेट अपवर्ड फोर्स के अगर इक्वल हो गया तो ऑटोमेटिकली हमारा ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, स्टेशनरी हो जाएगा ना। तो वही प्रिंसिपल है, नेट अपवर्ड फोर्स किसके इक्वल होना चाहिए, वो होना चाहिए mg के इक्वल या उसके वेट के इक्वल, तभी ऐसी पॉसिबिलिटी यहां पर पॉसिबल है। नेक्स्ट यहां मूव करते हैं हम आर्किमिडीज प्रिंसिपल पर। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों इसको समझना भी कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल है क्या। आर्किमिडीज प्रिंसिपल ये कहता है कि किसी ऑब्जेक्ट पर लगने वाला बायंसी फोर्स आप कैसे कैलकुलेट करें। तो वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, एक कंटेनर ले लीजिए, इस कंटेनर में लिक्विड भर दीजिए, ये लिक्विड हमने भर दिया इसमें, किसी ऑब्जेक्ट को इसमें डालिए, ऑब्जेक्ट डाला, ऑब्जेक्ट अंदर की तरफ जैसे ही गया वैसे ही जितना वॉल्यूम का ये ऑब्जेक्ट होगा उतना ही लेवल राइज हो जाएगा। हाँ भाई लेवल तो राइज होना ही है। अगर लेवल राइज नहीं होगा तो फिर हमारा प्रिंसिपल जिसमें मैंने बताया था कि हमारा इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए, वो चीज कैसे होगी, तो वो तो होना जरूरी ही है। तो ये लेवल ऑटोमेटिकली राइज हो जाएगा किसी पॉइंट, और उतना ही वॉल्यूम राइज होगा जितना हमारा लिक्विड अंदर गया है। तो जितना जितना हमारा ऑब्जेक्ट अंदर गया है उतना ही लिक्विड यहां क्या हो जाएगा, डिस्प्लेस हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं डिस्प्लेस्ड लिक्विड, डिस्प्लेस्ड लिक्विड। सो वेट ऑफ दिस डिस्प्लेस्ड लिक्विड, वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड is known as, that is equals to the buoyancy force, that is equals to the buoyancy force। ये जो weight of the displaced liquid है यही buoyancy force के इक्वल होता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। तो करते हैं एक इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल आर्किमिडीज प्रिंसिपल पे कि किस तरीके से किसी ऑब्जेक्ट पर buoyancy फोर्स लगता है, उस पर हम एक न्यूमेरिकल कर रहे हैं आपके। तो एक ऑब्जेक्ट है जिसका वेट W दे रखा है और उसकी डेंसिटी रो है, और उसको सबमर्ज किया गया है एक फ्लूइड में जिसकी डेंसिटी रो1 है, मतलब जिस फ्लूइड में उसको डाला उसकी डेंसिटी रो1 है। आपसे पूछा जा रहा है कि उसका अपरेंट वेट क्या होगा। ऑब्वियस बात है, आपने भी ऐसा फील किया होगा कि किसी स्विमिंग पूल के अंदर जब आप जाते हो तो आप फ्लोट से करते हो, आपको ये लगता है आपका वेट 0 हो गया, आपको ऐसा लगता है कि मुझ पर तो मेरा वेट लग ही नहीं रहा, इसका मतलब सिंपल सी बात है कि मैं बिल्कुल वेटलेसनेस फील कर रहा हूँ। ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए होता है बिल्कुल बायंसी फोर्स आपके अपोजिट लगता है। मतलब आपका वेट होता है नीचे mg और उसको अपोज करता है कौन, बायंसी फोर्स अपोज करता है। इस वजह से लॉस ऑफ वेट हो जाता है और आपको ऐसा फील होता है कि आप वहां पर वेटलेसनेस को फील कर रहे हैं। जबकि यहां पर ये जो सिचुएशन है ये भी कुछ ऐसी ही है कि किसी ऑब्जेक्ट को डाला, अब उसकी डेंसिटी तो रो है, लेकिन जिसको डाला गया किसी लिक्विड में उस लिक्विड की डेंसिटी रो1 है, तो वहां जाने पर अपरेंट वेट क्या फील होगा उस ऑब्जेक्ट को, वो हमें निकालना है। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सिंपल सी बात है बच्चों, आपको यहां कुछ नहीं करना है। यहां पर आपको सबसे पहले ये निकाल लेना है कि उस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम क्या है। अगर आपको उसकी डेंसिटी पता है, उसका वेट पता है, तो आप उसका वॉल्यूम तो निकाल ही सकते हैं, उसमें तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो हम सबसे पहले यहां पर निकालेंगे उसका वो वॉल्यूम। तो वॉल्यूम कैसे निकलेगा बच्चों, वॉल्यूम तो हम जानते हैं भाई, वॉल्यूम होता है हमारे पास में
डेंसिटी, हम जानते हैं डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। क्या डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होती है, क्या जानते हैं हम सब लोग। तो अगर डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम, तो अगर मैं जी से इसको मल्टीप्लाई कर देता हूं, भाई दोनों तरफ जी से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो mg क्या हो गया, उसका वेट हो गया ना, दैट वेट अपॉन v इज इक्वल टू g इंटू रो। कर सकता हूं मैं, कोई इसमें परेशानी नहीं है। अगर वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, w अपॉन जी इंटू रो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोलो। हो जाएगा, सिंपल है। v इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन जी इंटू रो हो जाएगा हमारा वॉल्यूम। यहां तक हमें कोई परेशानी नहीं है। दिस इज द वॉल्यूम। अब ये किसी और लिक्विड में जा रहा है जिसकी डेंसिटी हमें गिवन है, दैट डेंसिटी इज ρ1। उसकी डेंसिटी क्या है, ρ1। उसमें डाला गया है और वहां पर उसकी डेंसिटी ρ1 गिवन है। तो जैसे ही उसमें डालोगे, डालने के बाद में बायंसी फोर्स तो लगेगा, और बायंसी फोर्स का फॉर्मूला इंपॉर्टेंट आर्किमिडीज प्रिंसिपल से आता है, रो वी जी। इट इज द फॉर्मूला ऑफ द बायंसी फोर्स, वेयर रो इज द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड और लिक्विड। ये ध्यान रखिएगा। तो यहां पर ये दे रखा है ρ1, v हमने कैलकुलेट कर दिया, तो बायंसी फोर्स क्या आ गया भाई, ρ1 इंटू डब्ल्यू बाई जी इंटू रो इंटू जी। जी से जी कटा, बायंसी फोर्स कितना आ गया, W इंटू ρ1 अपॉन रो। इट इज इक्वल टू द बायंसी फोर्स। अब हमें पूछा गया है उसका एपरेंट वेट कितना होगा। तो एपरेंट वेट को फाइंड आउट करने के लिए समझिए हमें क्या फाइंड आउट करना है, उसका एपरेंट वेट। एपरेंट वेट क्या होता है, एपरेंट वेट इज इक्वल टू द एक्चुअल वेट माइनस बायंसी फोर्स, क्योंकि भैया बायंसी फोर्स ही तो परेशान कर रहा है सारा, तो उसकी वजह से ही तो कहानी यहां पर बिगड़ी है। तो हम यहां पर यही बात करेंगे कि भाई आपका जो बायंसी फोर्स है वो यहां अप्लाई हो गया है, तो एक्चुअल वेट दैट इज इक्वल्स टू W माइनस बायंसी फोर्स दैट इज इक्वल्स टू W इंटू ρ1 अपॉन रो, दैट इज इक्वल्स टू द बायंसी फोर्स। और मैं इसमें से W अगर कॉमन ले लेता हूं तो दैट कम्स 1 माइनस ρ1 अपॉन रो। सो दैट इज द एपरेंट वेट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। तो इन ऑप्शंस में अगर मैं देखता हूं तो सी ऑप्शन करेक्ट होता है, W इंटू 1 माइनस ρ1 अपॉन रो। तो शुरू करते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यूट्यूब मैनोमीटर पर है। ये बात हम जानते हैं कि एनटीएससी स्टेज 2 या फिर कोई भी और ओलंपियाड्स हो उसके अंदर यूट्यूब मैनोमीटर से क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। तो मैं आपके लिए भी एक ऐसा ही क्वेश्चन लेके आया हूँ। देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन ऐसा है हमारे सामने कि एक लिक्विड है जिसकी डेंसिटी गिवन है 1.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और एक और लिक्विड इसमें लिया जाता है जो कि अननोन डेंसिटी का है, वो है लिक्विड बी। और यहां पर उनके जो हाइट्स हैं वाटर कॉलम की या उनके जो लिक्विड कॉलम है उसकी हाइट्स यहां पर गिवन है जो कि यूट्यूब मैनोमीटर के अंदर होगी। उसमें जो हमारा लिक्विड ए है उसका हाइट दे रखा है वो है 26.6 सेंटीमीटर, और जो लिक्विड बी है उसकी हाइट दे रखी है 50 सेंटीमीटर। अब एक बात यहां पर ध्यान रखिएगा कि दोनों ही लिक्विड इमिसिबल है। इसका मतलब यह है कि दोनों एक दूसरे में मिक्स नहीं होंगे। अब यहां पर जो मैंने आपके सामने ये डिवाइस रखा है इसको हम यूट्यूब मैनोमीटर बोलते हैं। अब इस यूट्यूब मैनोमीटर के अंदर दो तरह के फ्लूइड्स हैं। एक फ्लूइड्स आपको दिखाई दे रहा है, एक फ्लूइड्स मैं आपके लिए बना देता हूं। यहां पर ये जो फ्लूइड है बच्चों, यहां पर ये जो फ्लूइड है ये किसी हाइट पर है, मतलब यहां पर ये फ्लूइड भरा हुआ है इस जगह पर। इसकी उसने हाइट दे रखी है, ये हाइट है 26.6, ठीक है, सेंटीमीटर। ठीक है, ये लिक्विड ए है। ये वाला लिक्विड बी है जिसका हाइट उसने दे रखा है दैट इज ऑफ हाइट ऑफ 50 सेंटीमीटर। इसका हाइट कितना दे रखा है बच्चों, 50 सेंटीमीटर इसकी हाइट दे रखी है। दोनों हमें हाइट्स गिवन है। कहां से ये हाइट लेनी है, उस जगह से हाइट लेनी है जहां पर प्रेशर का वैल्यू सेम हो, या फिर ऐसा समझ सकते हैं सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर सेम प्रेशर होता है। हमें वो पॉइंट फाइंड आउट करना होता है इसमें। तो ये मिक्स हो रहे हैं कि नहीं, नहीं हो रहे, इमिसिबल है। जब यहां पर इसको ऐसा फिल किया जाएगा तो ये वो पॉइंट होगा, इससे ऊपर यहां पर दूसरा लिक्विड है और उसके बाद में दूसरा लिक्विड यहां पर आपको दिखाई दे रहा है। इमिसिबल है, लेकिन यहां पर ये जो हॉरिजॉन्टल पॉइंट है इस पॉइंट पर प्रेशर का वैल्यू सेम होना चाहिए। हमें वही पॉइंट यहां आइडेंटिफाई करना है अगर आपको यूट्यूब मैनोमीटर के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो इस पॉइंट पर, क्योंकि ये पॉइंट और ये पॉइंट सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर हैं,
तो यहाँ पर प्रेशर का वैल्यू सेम होगा। तो देख लेते हैं, यहाँ पर अगर आपको प्रेशर कैलकुलेट करना है तो वो हम कैसे करेंगे। तो वो प्रेशर क्या होगा, प्रेशर ड्यू टू लिक्विड ए विल बी इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ लिक्विड ए। कितना गिवन है डेंसिटी, दैट इज गिवन एज 1.6, तो मैं यहाँ पुट कर दूंगा 1.6, है ना। उसके बाद में डेंसिटी इंटू जी इंटू हाइट ऑफ दैट कॉलम, हाइट इज गिवन एज 26.6। तो ये प्रेशर मेरे पास में आ गया इस पॉइंट पर। इसी पे हॉरिजॉन्टल लेवल पे यहां पर ये जो पॉइंट है इस पर भी प्रेशर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो कैसे हम निकालें, उससे ऊपर जो लिक्विड है उसकी डेंसिटी, तो प्रेशर इस पॉइंट को मैं पीबी मान लेता हूं जहां पर ये प्रेशर है। तो पीबी विल बी इक्वल्स टू, इसकी डेंसिटी लिख लो, वो हमें निकालनी है, डेंसिटी ऑफ बी इंटू जी इंटू इसका जो भी हाइट है बच्चों, दैट हाइट इज 50, जो कि यहाँ पे गिवन है। समझ में आ रहा है हमें, मतलब खुद ही ऑटोमेटिकली मैनोमीटर के अंदर लिक्विड्स अपने लेवल ऐसे सेट करते हैं कि सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर सेम प्रेशर हमें मिल जाए, तो उसी के लिए ऐसा हो रहा है। तो ये यहाँ पर और यहाँ पर ये वो पॉइंट हमने आइडेंटिफाई कर लिया है जहाँ पर प्रेशर सेम हमें दिखाई दे रहा है। सिंपली इससे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारे सामने अगर अब ये दोनों वैल्यू सेम होने चाहिए भाई, ये प्रेशर की वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, हम इक्वल कर देंगे। तो 1.6 इंटू जी इंटू 26.6 that will be equals to density of B into G into 50। ये मैंने वैल्यूज रख दी भाई, सिंपल है ना, जी से जी कट जाएगा, बहुत सिंपल, आसानी से चलाएंगे। मतलब यूट्यूब मैनोमीटर में पॉइंट वो आइडेंटिफाई कर लो जहां पर दोनों लिक्विड्स अलग अलग हो रहे हो, या तो वो पॉइंट आइडेंटिफाई कर लो और सेम ओरिजोनटल लेवल पर प्रेशर्स को इक्वल कर दो, वही हम यहाँ पर कर रहे हैं। जी से जी कट गया। अब प्रेशर इक्वल होने के बाद में डेंसिटीज अगर आपको निकालनी तो वो कितना हो जाएगा, 1.6 इंटू 26.6 डिवाइडेड बाई 50, ये हमने डिवाइड कर दिया। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.85 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हमारे पास में डेंसिटी आ गई। किसकी डेंसिटी आई, इसकी जो मिसिंग थी, इस वाले लिक्विड की डेंसिटी हमारे सामने मिसिंग थी ना, तो वो आ गई है। तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहां पर ऑप्शन नंबर ए जिसमें 0.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है, दैट इज द करेक्ट आंसर। अब मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए, अगेन एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि रिलेटिव डेंसिटी पर बेस्ड है। मैंने आपसे इस पूरे ही वीडियो के स्टार्टिंग में आपसे कहा था कि रिलेटिव डेंसिटी एक ऐसा टॉपिक है बच्चों जो कि जरूर पूछा जाता है, क्योंकि उससे लॉज ऑफ फ्लोटेशन से रिलेटेड चीजें भी हो जाती हैं। तो ये जो क्वेश्चन है ये अपने आप में आपको लॉज ऑफ फ्लोटेशन को भी समझा देगा और साथ में ये भी बता देगा कि किस तरीके से हम रिलेटिव डेंसिटी के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो भाई एक वुड की बात की जा रही है। वुड के बारे में हम लोग सब जानते हैं कि वुड को अगर पानी में डालोगे तो भाई वो फ्लोट करता है, लेकिन कुछ अमाउंट उसका अंदर जाता है। ऐसा नहीं है कि सारा ही फ्लोट करने लग जाता है, कुछ अमाउंट उसका अंदर जाता है, कुछ अमाउंट उसका बाहर रहता है, ये बात हम जानते हैं। तो वो जो वुड है उसमें यह बताया गया है कि जब उसको वाटर के अंदर सबमर्ज किया जाता है तो उसका 3/8 ऑफ उसका जो वॉल्यूम है वो वाटर के अबव रहता है। 3/8 वॉल्यूम उसका कहां रहता है, वाटर के अबव रहता है। बाकी बचा हुआ वॉल्यूम कहां होगा, वाटर के अंदर होगा। बड़ी सिंपल सी बात है। अब अंदर जो होगा वो कैसे निकालेंगे भाई, 3/8 अगर बाहर है तो अंदर निकालना होगा तो 1 - 3/8 करना होगा ना, सिंपल। तो वो ऑटोमेटिकली कहां चला जाएगा, वो फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम वो इनसाइड वाटर चला जाएगा। यहां तक हमारी बात हमें समझ में आ गई। उसके बाद उसने कहा कि भाई इसको एक सॉल्ट सॉल्यूशन लिया, अब उसमें डालने के बाद में उस पर भी इसने फ्लोट किया। फ्लोट करने पर हमें यह निकालना है कि उसका कितना फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम बाहर रहेगा। अब हमने सिचुएशंस थोड़ी सी बदल दी हैं, जरा देखते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो शुरुआत वाली कंडीशन से हम रिलेटिव डेंसिटी को समझेंगे। रिलेटिव डेंसिटी बच्चों समझ लो, जितना फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम इनसाइड होता है, इनसाइड, दोबारा मैं बोल रहा हूं आपके सामने, जितना इनसाइड होता है वो ही रिलेटिव डेंसिटी को इंप्लाई करता है। तो रिलेटिव डेंसिटी हमारे सामने आ गई, हम रिलेटिव डेंसिटी निकाल सकते हैं। तो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ वुड कितनी आ गई भाई, दैट इज क्लियर, 1 - 3/8 कितनी हो गई भाई, 5/8 हो गई, सिंपल। तो ये 5/8 क्या आ गई हमारे सामने, रिलेटिव डेंसिटी आ गई।
अब रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला, रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। तो यहां पर सिंपल हम लोग ये कह सकते हैं कि यही तो उसकी डेंसिटी भी होगी। अब आप कहेंगे सर ऐसा कैसे? अरे भाई वाटर की जो डेंसिटी होती है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में वो 1 होती है 4 डिग्री सेंटीग्रेड, वही तो इस फॉर्मूले में हम पुट करते हैं। तो भाई यहां तो हमारे सामने उसकी डेंसिटी भी आ गई, 5/8 आ गई। किसकी? ये डेंसिटी है किसकी? वुड की, ठीक है। अब इसको आपने एक सोल्ट सॉल्यूशन में डाला, सोल्ट सॉल्यूशन में डालने पर भी ये फ्लोट हुआ। अब फ्लोट करने पर वो कैसे हम कैलकुलेट करें? तो उसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ये देखेंगे कि ये जो सोल्ट सॉल्यूशन की रिलेटिव डेंसिटी है, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सोल्ट सॉल्यूशन इज गिवन एज कितना दे रखा है? 1.12 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ध्यान रखिएगा डेंसिटी ऑफ एनीथिंग, ठीक है। तो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सोल्ट सॉल्यूशन इज गिवन एज 1.12। अब इसमें जब सोल्ट सॉल्यूशन में उस वुड को डाला तो वो भी इसमें फ्लोट करेगा, कितना फ्रैक्शन उसमें अबव रहेगा ये हमें निकालना है। तो सबसे पहले क्या मैं सोल्ट सॉल्यूशन के अंदर डालने पर उसकी डेंसिटी निकाल सकता हूं क्या? किसकी? वुड की निकाल सकते हैं। तो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ वुड दैट विल बी इक्वल्स टू, कैसे निकालेंगे भाई? सिंपल है ये तो, 5/8, ठीक है, दैट इज वुड की डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ सॉल्ट सॉल्यूशन दैट इज 1.12। क्या ये रिलेटिव डेंसिटी मेरी आ गई? क्या आ गई? तो जरा इसको सॉल्व करेंगे। तो ये आ जाएगी वैल्यू 0.55। भाई ये हमारे पास में जो वैल्यू आई है, ये वैल्यु आई है किसकी? ये सिंपली ये बता रहा है कि उसका कितना फ्रैक्शन इनसाइड होगा, क्योंकि ये हमने रिलेटिव डेंसिटी ऑफ वुड निकाली है विद रिस्पेक्ट टू द सोल्ट सॉल्यूशन। तो ये आ गया 0.55, ये रिलेटिव डेंसिटी आ गई। अच्छा, रिलेटिव डेंसिटी रेशियो होता है तो इसकी यूनिट नहीं होती, ये ध्यान रखिएगा। तो हमें लेकिन आउटसाइड निकालना है, रिलेटिव डेंसिटी इनसाइड को इंप्लाई करती है, लेकिन हमें तो उसने बोला है कि कितना उसमें अबव रहना है। तो इसको क्या करेंगे बच्चों? 1 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। कुछ बच्चे यहीं छोड़ जाते हैं, गलत हो जाता है, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े हम लोग। तो अब अगर आपको इसमें निकालना है वॉल्यूम अबव, तो उसके लिए तो भाई 1 में से माइनस तो करना पड़ेगा। तो that will come out to be around 0.44. So इन सारे ही ऑप्शंस में से ऑप्शन नंबर बी 0.44 करेक्ट ऑप्शन है। तो हम एक बार थोड़ा सा क्विक रिवीजन वापस से देख लेते हैं। हमने 3 तरह के क्वेश्चंस इसके अंदर देख लिए। सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन था वो एक बायनेंसी फोर्स से रिलेटेड था, वो भी हमने कवर कर लिया। उसके बाद यूट्यूब मैनोमीटर, वो भी कवर हो गया। तीसरा रिलेटिव डेंसिटी, वेरी इंपॉर्टेंट, वो भी कवर हो गया। अब थोड़ा सा अगर आपको कुछ चीज़ें अगर नहीं पता है तो मैं बता देता हूं कि कोई भी ऑब्जेक्ट कब फ्लोट करता है। तो उसके फ्लोट करने के पीछे कंडीशन ये है कि अगर उस सब्सटेंस की डेंसिटी जिस लिक्विड में उसको डाला गया है उसकी डेंसिटी से अगर कम है तो वो फ्लोट करेगा। अगर सब्सटेंस की डेंसिटी ज़्यादा हो गई तो सिंक कर जाएगा, और डेंसिटीज अगर सेम रहेंगी तो ऐसी सिचुएशन के अंदर क्या होगा बच्चों? सिंपली वो इक्विलिब्रियम की कंडीशन के अंदर होता है। तो ये लॉज ऑफ फ्लोटेशन है जो हम जानते हैं, हम समझते हैं कि कोई भी सब्सटेंस कहीं भी किसी लिक्विड में कब फ्लोट करता है, कब सिंक करता है और कब इक्विलिब्रियम पे रहता है। इसको हम अलग अलग तरीके से समझ सकते हैं। मान लीजिए अगर आप किसी कंटेनर की बात करें जिस कंटेनर के अंदर लिक्विड भरा हुआ है, ये लिक्विड उसके अंदर भरा हुआ है, ठीक है। अब हमने क्या किया, इस कंटेनर के अंदर किसी सब्सटेंस को डाला। सब्सटेंस को डालने के बाद में हमने देखा कि उसका कुछ फ्रैक्शन तो इनसाइड है और कुछ फ्रैक्शन उसका आउटसाइड है। लेकिन लेवल जो राइज करेगा ना भाई, जो लिक्विड जो लेवल राइज करेगा वो तो उतने ही अमाउंट के वॉल्यूम का करेगा जो इसके अंदर गया, जो बाहर है उसका तो नहीं करेगा ना। तो इसलिए यहां पर ये जो फ्रैक्शन आ रहा है, ये जो वॉल्यूम इसमें डिस्प्लेस हुआ है, वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड, that will be equals to the
वॉल्यूम इनसाइड। नहीं समझ में आया भाई? उसी का होगा ना, पूरा तो नहीं होगा। अब आपको मान लीजिए इसके अंदर इसका पूरी ही बॉडी का वॉल्यूम V दे रखा है और बोला गया कि भाई V/4 इनसाइड गया, तो V/4 वॉल्यूम जो डिस्प्लेस होगा वो V/4 ही होगा, लेकिन उसकी डेंसिटी अलग होगी क्योंकि लिक्विड है ये। नहीं समझ में आया? ये लिक्विड है। तो जब आप इसका वेट निकालेंगे तो इसमें सिंपली आप क्या रखेंगे? वॉल्यूम डिस्प्लेस कितना है भाई? V/4 है, लेकिन जो डेंसिटी मल्टीप्लाई होगी वो लिक्विड की होगी। तो डेंसिटी इनटू वॉल्यूम दैट विल गिव व्हाट इज मास, क्योंकि मास अपॉन वॉल्यूम डेंसिटी होती है। तो इसको जब G से मल्टीप्लाई करेंगे ना बच्चों, तो ये जो वेट देगा यहां पर, क्योंकि ये क्या दे रहा है? ये बायंसी फोर्स दे रहा है, तो ये बेसिकली वहां पर बायंसी फोर्स को रिप्रेजेंट करेगा। अब बायंसी फोर्स यहां पर जो ऑब्जेक्ट पे लग रहा है, क्योंकि ये फ्लोट कर रहा है, तो वो mg के इक्वल होना चाहिए। ठीक है ना? वो किसके इक्वल होना चाहिए? mg के इक्वल होना चाहिए। तो जब मैं इसका निकालूंगा, क्या वेट निकालूंगा, तो इसका मास मुझे लिखना होगा। तो इसका जो वॉल्यूम है, इसका तो पूरा ही वॉल्यूम लूंगा मैं, पूरी ही मुझे मास निकालना है, तो वो चाहे पानी में हो चाहे बाहर हो, मास तो सेम ही रहेगा, तो वॉल्यूम तो मैं पूरा लूंगा। लेकिन यहां पर जो डेंसिटी डालूंगा वो किसकी होगी? इस ऑब्जेक्ट की होगी। तो डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू G होगा। ये दोनों वैल्यूज, दिस वन एंड दिस वन, ये दोनों वैल्यूज इक्वल होंगी क्योंकि ये फ्लोट कर रहा है। तो बायंसी फोर्स इज इक्वल टू mg। ठीक है ना? तो ये दोनों आप करके देखेंगे तो वैल्यूज क्या आएंगी? सेम आएगी। ये कंफ्यूजन है जो बच्चों को कई बार हो जाता है, उल्टा सीधा रख जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि डेंसिटी ऑब्जेक्ट की रख गए क्योंकि V/4 अंदर गया है, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। तो दोबारा इसको अच्छे से समझिए और इसको प्रैक्टिस कीजिए। सो इसको एक न्यूमेरिकल से देख लेते हैं। मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, एक कंटेनर आपके सामने ले रहा हूं और उस कंटेनर के अंदर मैं वाटर डाल रहा हूं। वाटर डालने के पीछे मेरा रीजन ये है कि मैं इसकी डेंसिटी जानता हूं। इसकी डेंसिटी अगर मैं किलोग्राम पर मीटर क्यूब में बात करूं तो 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है। ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में बात करें तो 1 होती है। ठीक है? तो हम बिल्कुल इजी एग्जांपल से आपको ये डिफरेंस समझा देते हैं कि किस तरीके से हम बायंसी फोर्स को जो कैलकुलेट कर रहे हैं, वो आप जब उनको इक्वेट करते हैं तो यहाँ डेंसिटीज के डिफरेंस का कितना इंपॉर्टेंट रोल है। तो देखो यहाँ पे एक कंटेनर लेते हैं बच्चों। सबसे पहले ध्यान से सुनिएगा, हमने एक कंटेनर लिया। ठीक है? ये कंटेनर मैंने ले लिया। इस कंटेनर को मैं किससे फिल कर रहा हूं? मैं इसको फिल कर रहा हूं वाटर से। मैंने रीजन बता दिया आपको कि मैं वाटर से इसको क्यों फिल कर रहा हूं। ये वाटर से फिल कर दिया भाई। ठीक है? वाटर से मैंने इसको फिल कर दिया। इसकी डेंसिटी मुझे पता है, डेंसिटी मुझे पता है भाई। इसकी डेंसिटी ρw दैट इज इक्वल टू किलोग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में बात करते हैं 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब यहां पर बात होगी। तो ये किलोग्राम पर मीटर क्यूब में हमने बात की, 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब यहां इसकी डेंसिटी हो गई है। अब इसमें मैंने एक सबमर्ज किया एक वुड का पीस। ठीक है? नाउ आई एम टेकिंग वुड and the density of wood is given as 800 kilogram per meter cube. ठीक है? वुड की डेंसिटी मुझे पता है, दिस इज डेंसिटी बेसिकली, डेंसिटी ऑफ वुड ये मुझे पता है, 800 किलोग्राम पर मीटर क्यूब दे रखा है। अच्छा, दोनों के डेंसिटीज के डिफरेंस है। अगर मैं इस वुड को इस वाटर के अंदर सबमर्ज करूंगा तो मैं यहां पर ये कह सकता हूं कि ये वुड फ्लोट करेगा भाई। सिंपल सी बात है, क्योंकि इसकी डेंसिटी क्या है? कम है। इसकी डेंसिटी क्या है? ज्यादा है। तो कम डेंसिटी की किसी भी ऑब्जेक्ट को जब आप सबमर्ज करेंगे तो वो तो फ्लोट ही करेगा ना। अगर ये डेंसिटी ज्यादा होती तो सिंक हो जाता। यहां तक बात क्लियर है? मैंने इसके अंदर इसको डाला भाई, यहां पर मैं डालने जा रहा हूं। सिंपल सी बात है, अगर मैंने इसके अंदर डाला ये वुड का पीस, ये मैंने वुड का पीस इसके अंदर डाला, डालने पर एक बात यहां क्लियर होगी, जो डेंसिटी इसका डिफरेंस है वहीं से क्लियर हो जाएगी। क्योंकि अगर मैं यहां पर इसकी रिलेटिव डेंसिटी निकालता हूं, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ वुड, वो कितनी होगी बच्चों? 800 डिवाइडेड बाय 1000। तो इससे मुझे पता चल गया कि उसका 80% वॉल्यूम इनसाइड रहने जा रहा है। ये बात यहां से आपको क्लियर समझ में आ जानी चाहिए। रिलेटिव डेंसिटी से हमें ये चीज पता लग जाती है। तो 80% इसका वॉल्यूम कहां रहेगा? इनसाइड रहेगा।
कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ, हमें बिल्कुल क्लियरली समझ में आ गया। तो ये 80% पार्ट तो भाई इनसाइड होगा और ये 20% पार्ट इसका आउटसाइड होगा वुड का। यहां तक बहुत आराम से मुझे समझ में आ गया सब कुछ। चलो बढ़ते हैं आगे। यहां तक की सारी कहानी मेरे सामने बिल्कुल क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है यहां पे मेरे सामने सारी कहानी। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसमें एक सिचुएशन ये मैंने आपके सामने दी कि जब ये 20% आउटसाइड है, 80% इनसाइड है, रिलेटिव डेंसिटी मुझे पता है, डेंसिटीज के डिफरेंस मुझे पता है, मुझे ये पता है कि फ्लोट करने जा रहा है या सिंक करने जा रहा है, यहां तक सारी बातें क्लियर है। तो लेट्स फाइंड आउट बायोन्सी फोर्स फ्रॉम आर्किमिडीज प्रिंसिपल। भाई आर्किमिडीज प्रिंसिपल ये कहते हैं कि आपको अगर कैलकुलेट करना है, क्या मुझे कैलकुलेट करना है बायोन्सी फोर्स, तो दैट विल बी इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड इनटू द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ठीक है ना, यहां तक तो कोई समस्या नहीं है। तो भाई डेंसिटी ऑफ लिक्विड आती है बायोन्सी फोर्स को कैलकुलेट करने में, यहां ध्यान से समझिएगा। तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड में यहां पर पुट करूंगा, तो भाई रख दो 1000 डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड। अब भाई कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस होगा, उतना ही तो डिस्प्लेस होगा जितना इनसाइड गया है। अगर मैंने इसमें 80% पार्ट इनसाइड किया है, 80% पार्ट मैंने अंदर की तरफ डाला है या अंदर गया है नेचुरली, तो इसका मतलब 80% वॉल्यूम ऑफ लिक्विड ही तो उसमें डिस्प्लेस होगा। भाई जितना अंदर जाएगा उतना ही तो डिस्प्लेस होगा। इनकंप्रेसिबल है भाई हमारा फ्लूइड, है ना। तो सिंपल सी बात है, हमने यहां पर पुट कर दिया। तो भाई ये इसका जो वॉल्यूम है उसका 80% पार्ट ही इनसाइड जाएगा। ठीक है, तो मैं यहां पर लेट्स सपोज इसका कोई भी आपको यहां दे रखा है वॉल्यूम ऑफ वुड इज गिवन एज लेट्स सपोज 1 मीटर क्यूब। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वुड इज गिवन एज 1 मीटर क्यूब। तो सिंपल, जब अंदर की तरफ जाएगा तो डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम 0.8 होगा इनटू जी का वैल्यू मैं 10 ले रहा हूं, जी का वैल्यू यहां पर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो जी का वैल्यू तो भाई हमारे सामने आ गया। अब हमने ये वैल्यूज रख दी, यहां हो गया 1000, यहां हो गया 0.8, यहां हो गया 10। ये वैल्यू मैंने यहां पर निकाली। जब मैंने इसको देखा तो ये वैल्यू आई लगभग, ये मैंने हटाया, ये 10 से 10 गया, तो दिस इज कम्स 8000 न्यूटन। भाई ये वैल्यू मेरे पास में बायोन्सी फोर्स, यानी इस वुड के पीस पर जो बायोन्सी फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है भाई, 8000 न्यूटन लग रहा है। ठीक है, दिस शुड बी 8000 न्यूटन शुड बी द वेट ऑफ दिस वुड ऑल्सो, क्योंकि ये फ्लोट कर रहा है। और इन द कंडीशन ऑफ फ्लोटिंग, if it is floating, so weight of this should be equals to the buoyancy force। अब तो भाई हमें निकालना पड़ेगा कि इसका वेट है क्या। अगर वेट निकालने पर ये बायोन्सी फोर्स के इक्वल हो जाता है तो हमने बिल्कुल क्लियर किया है सारी चीजों को, बिल्कुल करेक्ट है। हम देख लेते हैं व्हाट शुड बी द वेट ऑफ द वुड, वेट ऑफ द वुड। भाई वेट ऑफ वुड निकालना है तो हमें तो यहां पर W इक्वल्स टू mg लगाना पड़ेगा, ये यहां पर ये तो फॉर्मूला होता है, W इक्वल्स टू mg होता ही है, इसमें तो कोई समस्या नहीं है। अब मास क्या होगा, डेंसिटी गिवन हो, वॉल्यूम गिवन हो, तो हम कैसे निकालेंगे भाई। अगर डेंसिटी की बात करें तो मास अपॉन वॉल्यूम होता है, ठीक है ना। तो मास निकालना है तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम कर देंगे, डाल दो यहां पे। सो W विल बी इक्वल्स टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी किसका, अब यहां इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि हम यहां पर किसका निकाल रहे हैं, वुड का निकाल रहे हैं, तो डेंसिटी भी किसकी लेंगे, वुड की। अब लिक्विड से कोई लेना देना नहीं, बायोन्सी फोर्स निकाल लिया, सारे कैलकुलेशन हो गए। अब तो हमें उसका वेट निकालना है, चाहे आप लिक्विड के लिए निकालो, चाहे बाहर निकालो, चाहे कहीं भी निकालो, एयर के लिए, वैक्यूम के लिए, कहीं भी निकालो, चीजें तो सेम रहेंगी। अब मास की बात हो रही है, मास तो होना चेंज हो जाता है कहीं भी ले जाने पर, तो मास हम यहां पर इसका पुट करेंगे। तो मास हमने पुट किया डेंसिटी ऑफ वुड इनटू वॉल्यूम ऑफ वुड इनटू जी। क्या क्लियर है बात, डिफरेंस समझिए ध्यान से, जहां जो चीज चाहिए वही पुट करेंगे। जनरली इसमें कंफ्यूजन हो जाता है, इधर उधर वैल्यूज रख जाते हैं और गलत हो जाता है। अच्छा, ये जो मैंने न्यूमेरिकल यहां पे आपको करा दिया ना, ये समझ लीजिएगा, अब आपको कोई घुमा नहीं सकता,
क्लियर है, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर, सारी चीजें समझ में आई। एक बार, दो बार, तीन बार इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लो कि मैंने यहां पर क्या करवाया हुआ है। फिर आपको कोई भी वैल्यूज के साथ में घुमाने की कोशिश की जाए, लेकिन अगर आपके कंसेप्ट पूरी तरह से क्लियर है, कहीं पर भी कैसे भी न्यूमेरिकल में घुमा ले, आपका न्यूमेरिकल करेक्ट ही होगा बच्चों। तो हमने यहां पर इसको यूज किया, तो जरा देखो इसको थोड़ा इधर सोल्व कर लेते हैं। तो डेंसिटी ऑफ वुड पुट करो भाई, 800 गिवन है डेंसिटी ऑफ वुड, तो ये रख दिया मैंने डेंसिटी ऑफ वुड कितना, 800 इंटू इसका वॉल्यूम 1 इंटू जी दैट इज 10। अरे आ गया 8000 न्यूटन। अरे इसका वेट भी कितना आ गया, 8000 न्यूटन, और इस पर बायोंसी भी कितना लग रहा था, 8000 न्यूटन। तो क्लियर हो गई ना, यानी कि जो इसका वेट है वो इसके बायोंसी से बैलेंस हो गया। तो मेरी बात तो बिल्कुल क्लियर हो गई। तो डेंसिटीज के डिफरेंस से लॉज ऑफ फ्लोटेशन समझ सकते हैं। अगर डेंसिटी किसी ऑब्जेक्ट की कम है लिक्विड से, तो ऑब्जेक्ट तो फ्लोट करेगा। अगर डेंसिटी ज्यादा है तो फिर वो सिंक कर जाएगा, पूरा वॉल्यूम भी अंदर चला गया, डिस्प्लेस भी उसने पूरा कर दिया, और डेंसिटी भी हमने रख दी जो ज्यादा थी। ऑब्वियस ही बात है, ऐसी सिचुएशन में तो mg ज्यादा होगा ही सही। तो इस तरीके से इस न्यूमेरिकल को हम सॉल्व कर सकते हैं बड़े ही आराम से। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों कई बार ऐसा होता है कि स्प्रिंग बैलेंस से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या स्ट्रेटजी अपनाएं, वो मैं आपके लिए लेके आया हूं। तो आप इस न्यूमेरिकल को देखेंगे, इसमें ये कहा गया है कि एक कंटेनर है और उस कंटेनर के अंदर हमने लिक्विड या वाटर, जो यहाँ पर गिवन है, यहाँ वाटर गिवन है, तो वाटर हमने यहाँ पर फिल किया है। उसमें हमने एक ब्लॉक को डाला, ठीक है, और द ब्लॉक इज कनेक्टेड विद द स्प्रिंग बैलेंस, ठीक है। डालने के बाद में इसकी रीडिंग चेंज हुई और हमें यहां पर निकालना है कि व्हाट शुड बी द स्पेसिफिक ग्रेविटी। अब इस बात को ध्यान दें कि स्पेसिफिक ग्रेविटी होता क्या है। स्पेसिफिक ग्रेविटी इज बेसिकली यहां पर रिलेटिव डेंसिटी को रिलेट कर रहा है। मतलब स्पेसिफिक ग्रेविटी और रिलेटिव डेंसिटी दोनों क्या है, सेम ही चीज है। तो जब यहां पर उसको डाला, तो डालने के बाद में हम लोग जानते हैं कि भाई जैसे आप वाटर के अंदर उसको सबमर्ज कराओगे तो उस पर एक बायोंसी फोर्स तो लगेगा ही लगेगा। हमने जब स्प्रिंग बैलेंस के क्वेश्चंस किए थे फोर्स एंड एनएलएम में, तो हम जानते हैं कि स्प्रिंग बैलेंस के रीडिंग्स अगर आपको निकालनी है तो आप सिंपली स्प्रिंग बैलेंस को चेंज कर दो या फिर उसको रिप्लेस कर दो एक रोप से जो कि टेंशन फोर्स शो कर रही है, और जो उसकी टेंशन होगी ना उस स्ट्रिंग की, दैट टेंशन विल रिप्रेजेंट बेसिकली द रीडिंग ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस। तो वही यहां पर बात है। अब आप सिंपल अगर इसकी रीडिंग आपको निकालनी, हम जानते हैं कि भाई अगर हमने वाटर में डाला तो डालने पर एक बायोंसी फोर्स तो लगेगा ही लगेगा। जैसे कि मैंने यहां पर आपको डायग्राम में भी बताया है कि बायोंसी फोर्स कहां लग रहा है भाई, ऊपर की तरफ। और अगर मैंने इसको एक सिंपल सी स्ट्रिंग से कनेक्ट कर दिया जिस पर एक ब्लॉक लगा हुआ है, तो इसमें भी टेंशन कहां होगा, ऊपर की तरफ। तो जो फोर्स ऑफ बायोंसी है और जो टेंशन है इस ब्लॉक पर लगने वाला, दोनों ही अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहे होंगे, और उसको कौन बैलेंस कर रहा होगा भाई, mg बैलेंस कर रहा होगा, है ना। यहां पर मैंने इस डायग्राम में ये चीजें आपको क्लियरली समझा दी हैं। तो आप यहां पर जब बात करेंगे कि व्हेन इट वाज नॉट सबमर्ज्ड, जब इसको सबमर्ज नहीं किया गया था, लेट सपोज उस टाइम पर जो टेंशन था वो हमने कैलकुलेट किया, और वो टेंशन उस टाइम पर आया व्हेन सस्पेंडेड इन एयर। हम यहां पर बात हो रही है भाई एयर सस्पेंशन की बात हो रही है, एयर के अंदर आपने इसको सस्पेंड किया था, तो उस टाइम पर जब आपने इसका टेंशन कैलकुलेट किया तो वो तो रीडिंग आएगी सही, वो गिवन भी है 60। तो उस टाइम पर भाई हमने टेंशन उस टाइम पर क्लियर यहां पर उसकी रीडिंग देखी थी, दैट वाज द रीडिंग गिवन बाय 60 न्यूटन, है ना। अब आगे क्या हुआ कि जैसे हमने इसको वाटर के अंदर सबमर्ज किया तो वैसे फोर्स ऑफ बायोंसी आ गया, तो उसकी वजह से अब फोर्स ऑफ बायोंसी लग रहा है। इस टाइम पर कुछ टेंशन इसकी टी डैश मान लो, दैट शुड बी इक्वल्स टू, क्योंकि ये बैलेंस किससे होना चाहिए, 60 से होना चाहिए। तो अगर इस टाइम पर आपसे कहा जाए कि भाई टी डैश इस टाइम पर 40 न्यूटन था, ये गिवन है, देखो यहाँ पे उसने कहा कि भाई रीडिंग इसमें चेंज हो गई है 40 न्यूटन से, तो हमने टी डैश यहाँ पर 40 रख दिया, तो यहाँ से फोर्स ऑफ बायोंसी कितना आ गया, 60 माइनस 40, दैट इज कितना हो गया, 60 माइनस 40 जैसे ही किया तो ये भाई हमारे पास में 20 न्यूटन का फोर्स ऑफ बायोंसी लग गया। अब तो हमारे सामने क्लियर है बात। हमने देखा कि भाई इसमें नीचे mg 60, नीचे mg इसके अंदर लग रहा है, जो भी उसका मास है उधर नीचे वो 60 न्यूटन लग रहा है,
ऊपर इसमें बायोंसी फोर्स 20 न्यूटन लगने की वजह से रीडिंग सिंपली चेंज हो गई और अब तो 40 आ गई। हमने पहले भी आपको बताया था कि आप जैसे वाटर में जाते हैं आपका वेट कम हो जाता है, अपरेंट वेट हो जाता है। तो हमने यहां पर जब देखा तो स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग ही चेंज हो गई, 40 आई, इसका मतलब उस पर बायोंसी फोर्स लग गया 20 न्यूटन का। अब तो हमें हमारी स्पेसिफिक ग्रेविटी का फॉर्मूला लगा देना है। तो भाई स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है सिंपल, कितनी, कैसे निकालते हैं, weight of the body in the air divided by the buoyancy force। weight of the body in the air कितना है, 60 divided by the buoyancy force that is given by 20, that comes out to be 3। तो यहां पर स्पेसिफिक ग्रेविटी उस ऑब्जेक्ट की कितनी आ गई, सो द आंसर ऑफ दिस विल बी 3। तो इससे हमने उसको निकाल लिया। तो इस टाइप के न्यूमेरिकल भी अगर आपके सामने होंगे तो हम उसको भी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आप ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट बात, अगेन चेकलिस्ट क्या है कि अगर आपको स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग निकालनी हो, जब भी, चाहे उसको वाटर में सबमर्ज किया जाए चाहे एयर में उसको सस्पेंड किया जाए, ऐसी सिचुएशन में स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग हम कैसे निकालते हैं, डायरेक्टली रिप्लेस द स्प्रिंग बैलेंस विद द सिंपल स्ट्रिंग, जिसमें आप टेंशन कैलकुलेट कर लीजिए एंड द वैल्यू ऑफ दैट टेंशन विल रिप्रेजेंट द रीडिंग ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस। तो ऐसे हम इस न्यूमेरिकल को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो आज का वीडियो हमारा खत्म होता है यहीं पे, जिसमें हमने बहुत सारे कंसेप्ट सीख लिए हैं। मोशन फाउंडेशन यूट्यूब चैनल को आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और लेटेस्ट वीडियोस जो हमारे आने वाले हैं उन सब के लिए आप हमसे जुड़े रहिए।